साथियों, आज की इस वीडियो में हम एलसीआर परिपथ में अर्ध शक्ति बिंदु क्या होते हैं, इसके साथ में हम देखेंगे बैंड चौड़ाई और अंत में यहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषता गुणांक की। विद्यार्थियों, इस वीडियो को समझने के लिए हमें एलसीआर श्रेणी अनुनाद को अच्छे से समझना पड़ेगा। एलसीआर श्रेणी अनुनाद का वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, हमने आप लोगों को उसे समझा दिया है। विद्यार्थियों, उसमें हमने एक प्रत्यावर्ती धारा तथा आवर्ती के मध्य वक्र खींचा था और उस वक्र को हम अनुनादी वक्र कहते हैं, अनुनादी वक्र कहा गया था। उसी वक्र के आधार पर ही हम ये तीनों बिंदु यहां पर समझने वाले हैं कि अर्ध शक्ति बिंदु क्या होते हैं, साथ में बैंड चौड़ाई क्या होती है और अंत में हम बात करेंगे कि विशेषता गुणांक क्या होता है और किसी एलसीआर परिपथ के लिए विशेषता गुणांक क्या होगा और इनका यूज कहां होता है। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों के सामने रखते हैं अनुनादी वक्र। वैसे ये जो अनुनादी वक्र है हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए क्या है, किस प्रकार का होता है अनुनादी वक्र। अनुनादी वक्र विद्यार्थियों, जो अनुनादी वक्र है वो प्रत्यावर्ती धारा के शिखरमान तथा आवर्ती के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है। ये हमने एक तरफ ले ली है प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान IM, दूसरी तरफ हमने लिया है आवर्ती F। आवर्ती F हमने ले ली। यहां पर आवर्ती आप कोणीय आवर्ती भी ले सकते हैं, ओमेगा R भी ली जा सकती है। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अनुनादी वक्र क्या होता है। इससे पहले हम बात करते हैं एलसीआर श्रेणी अनुनाद की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनुनाद क्या है। देखो, केमिस्ट्री में अनुनाद अलग है और भौतिकी में, फिजिक्स में अनुनाद की स्थिति अलग होती है। अनुनाद वैसे हमने समझा दिया, यहां पर भी आप लोग समझ लीजिए कि अनुनाद एलसीआर परिपथ की ऐसी स्थिति है जिसमें धारा अधिकतम प्रवाहित होती हो। धारा जब अधिकतम होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं, उसको हम अनुनाद कहते हैं। तो ये अनुनाद एक्चुअल में है क्या, एलसीआर परिपथ में एक स्थिति है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, अनुनाद कहेंगे। ये समझ लीजिए। क्लियर। अब देखिए कि एलसीआर परिपथ जब अनुनाद की स्थिति में होता है तो प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होती है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। प्रतिबाधा क्या होगी, न्यूनतम होगी और उस प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर होता है। जेड का मान है वो आर के बराबर होता है। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। क्लियर। अब देखिए यहां पर हम एक वक्र खींच रहे हैं। जो वक्र है वो है प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान मतलब IM तथा आवर्ती ओमेगा के मध्य। तो आवर्ती के साथ में, आवर्ती जैसे जैसे चेंज होती है प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो भी चेंज हो जाता है। वैसे हम बहुत 3-4 प्रत्यावर्ती परिपथों का अध्ययन कर चुके हैं पहले भी, तो उनमें हमने ये देखा था कि जो प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है जिसको हम IM से लिखते हैं वो एक अधिकतम मान होता है, नियत वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती। बट एलसीआर परिपथ में IM भी चेंज होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है, अधिकतम मान है, ये भी आवर्ती के अकॉर्डिंग, आवर्ती के साथ में बदल जाता है, आवर्ती के साथ में चेंज हो जाता है। एक बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है, अधिकतम मान है, जिसे हम IM से पुट कर रहे हैं, ये आवर्ती के साथ में बदलता है, आवर्ती के साथ में परिवर्तित होता है। क्लियर। तो ये हमने इधर आवर्ती ली है, इधर हमने प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान लिया है। अब देखिए जो ग्राफ है वो किस टाइप का ग्राफ आएगा,
किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है वो देख लीजिए। इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होगा, ऐसा ग्राफ हमें मिलता है, प्राप्त होता है। यदि हम आवर्ती को यहां से बढ़ाते जाएंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके ऊपर प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है, अधिकतम मान है, वो भी अधिकतम हो जाएगा। देखिए Im क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और उस के संगत जो आवर्ती होती है उसको हम अनुनादी आवर्ती कहते हैं, और उस स्थिति को हम एलसीआर परिपथ की अनुनाद की स्थिति कहते हैं। एक बार देखिए कि यहां पर इस बिंदु पर प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वो अधिकतम हो गया है, तो जिस आवर्ती पर प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है उस आवर्ती को हम ओमेगा आर से लिखते हैं, जिसे अनुनादी आवर्ती कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनुनादी आवर्ती कहते हैं, अनुनादी आवर्ती कहा जाता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। अब देखिए ये जो अनुनादी आवर्ती है, इस आवर्ती पर धारा का मान होता है अधिकतम, तो यहां पर हम धारा Im लेकर चल रहे हैं और Im का मान भी यहां पर हो जाता है अधिकतम, इसे हम Im मैक्सिमम से पुट कर रहे हैं। Im मैक्सिमम ये है, जो Im है इसका अधिकतम मान होता है, अनुनाद की स्थिति में इसका मान अधिकतम होता है। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। अब देखिए ये जो वक्र है इसको हम अनुनादी वक्र कह रहे हैं। अनुनाद की स्थिति में हमने धारा और आवर्ती की जो वैल्यू है वो देखी है कि Im का मान अधिकतम होता है, ओमेगा आर जब ये अनुनादी आवर्ती जब होती है तब धारा की वैल्यू अधिकतम होती है। अब देखिए विद्यार्थियों कि यदि इस अनुनादी आवर्ती का मान थोड़ा सा कम कर दें या थोड़ा सा ज्यादा कर दें, या तो आवर्ती का मान थोड़ा सा कम लें या थोड़ा सा ज्यादा लें, तो उस स्थिति में जो शक्ति क्षय होता है, शक्ति क्षय होता है, अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति क्षय होता है उसका आधा हो जाता है। देखो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि यहां पर धारा बहती है सबसे ज्यादा, धारा क्या होगी, सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। कौन सी स्थिति में, इस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में धारा सर्वाधिक प्रवाहित होगी, तो जो शक्ति क्षय होता है वो भी सर्वाधिक होता है। शक्ति क्षय भी क्या होगा, सर्वाधिक होगा, अधिकतम होगा, क्लियर। और यदि हम इस अनुनाद की स्थिति से आवर्ती थोड़ी सी कम कर दें या आवर्ती थोड़ी सी बढ़ा दें, मतलब इस आवर्ती से आवर्ती का मान थोड़ा सा कम कर दें या इस आवर्ती से आवर्ती का मान थोड़ा सा बढ़ा दें, तो जो शक्ति क्षय है वो आधा हो जाता है। तो आवर्ती में आप यदि थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, कम या ज्यादा कर दें, तो शक्ति क्षय आधा हो जाता है। तो जिन बिंदुओं पर शक्ति क्षय आधा हो जाता है उनको हम कहते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। जिन आवर्तियों पर इसका मान है, शक्ति का मान आधा हो जाता है, उसको हम कहते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। देखो मैं यहां पर एक बार वक्र से समझाता हूं, फिर इसको हम आपको एक बार फिर से बताएंगे कि इस स्थिति में जो शक्ति होती है वो है P। इस स्थिति में जो शक्ति है वो कितनी है, P है। अनुनाद की स्थिति में शक्ति, अनुनाद की स्थिति में शक्ति, अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति है वो है P के बराबर। और शक्ति देखिए विद्यार्थियों क्या होती है, I स्क्वायर इंटू आर, I स्क्वायर इंटू आर। यहां पर जो धारा है वो है Im का स्क्वायर इंटू आर के स्थान पर एलसीआर परिपथ में क्या होता है, Z होता है, तो Im स्क्वायर इंटू Z आ गया। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिए कि जो Im है अनुनाद की स्थिति में वो तो हो जाता है Im मैक्सिमम, और Z है वो हो जाता है R, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में जो Im है वो होता है Im मैक्सिमम, Im का भी अधिकतम मान, और Z है वो R के बराबर होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। देखो एक बार इन चीजों को समझ लीजिए कि अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति क्षय होता है वो अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि अनुनाद की स्थिति में जो धारा है वो अधिकतम प्रवाहित होती है। ये देखिए मैं यहां पर लंबी चौड़ी थ्योरी पुट नहीं कर रहा। यदि आपको इस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स चाहिए
तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, इसकी सहायता से आप व्हाट्सएप करके इस टॉपिक के, इस चैप्टर के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहां तक एक बात समझ लीजिए कि अनुनाद की स्थिति में शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो हम शक्ति का फॉर्मूला पढ़ते हैं I स्क्वायर इंटू आर, I स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला पढ़ते हैं। शक्ति का फॉर्मूला ये होता है, बट ये फॉर्मूला तब है किसी प्रतिरोध में से धारा I प्रवाहित होती है तब, बट यहां पर क्या है कि जो धारा है वो तो है IM और जो प्रतिरोध है वो है L, C और R तीनों का प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिबाधा कह रहे हैं, Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये एक व्यापक फॉर्मूला होता है शक्ति क्षय का। शक्ति क्षय का ये एक व्यापक फॉर्मूला है। अब देखिए अनुनाद की स्थिति में यही जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में IM तो किसके बराबर है, IM मैक्सिमम के, और Z है वो किसके बराबर है, R के बराबर है, R के इक्वल है। यह फॉर्मूला यहां तक तो समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों अब देखिए समझ लीजिए कि यदि हम अनुनाद की स्थिति से आवर्ती का मान थोड़ा सा कम या ज्यादा कर दें तो हमें दो ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जिन पर शक्ति क्षय, अनुनाद की स्थिति में शक्ति क्षय का आधा रह जाता है। तो उन बिंदुओं को हम अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, अर्ध शक्ति बिंदु। यहां पर ध्यान देंगे यदि हम इस आवृत्ति से थोड़ी सी आवृत्ति कम कर दें या थोड़ी सी आवृत्ति बढ़ा दें, जैसे हमने इस आवृत्ति को थोड़ा सा कम किया जिसका मान है ω1, आवृत्ति को थोड़ा सा बढ़ाया जिसका मान है ω2, उनके संगत हमें ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जिन पर शक्ति का मान अनुनाद की स्थिति में शक्ति के मान का आधा रह जाता है। तो उन बिंदुओं को हम अर्ध शक्ति बिंदु और उन बिंदुओं के संगत जो आवृत्ति है उनको हम अर्ध शक्ति आवृत्ति कहते हैं। देखिए जो P1 व P2 हैं इनको हम अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। क्या कहा जाएगा इनको, अर्ध शक्ति बिंदु कहा जाता है, अर्ध शक्ति बिंदु कहा जाता है। और इनके संगत जो आवर्तियां हैं वो है ω1 व ω2, इनको हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहेंगे, इनको अर्ध शक्ति आवर्तियां कहा जाता है। देखिए समझ लीजिए एक बार फिर से इसके डेफिनेशन समझ लीजिए। विद्यार्थियों इस टॉपिक के यदि आपको नोट्स प्राप्त करने तो वो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, इसकी सहायता से आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने वाले हैं। देखिए अर्ध शक्ति बिंदु क्या है कि अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति क्षय होता है वो अधिकतम होता है P के बराबर है। अब यदि हम अनुनादी आवृत्ति से आवृत्ति थोड़ी सी कम कर दें, थोड़ी सी ज्यादा कर दें, तो शक्ति का मान तेजी से कम होता है और जिन बिंदुओं पर आधा हो जाता है, शक्ति का मान जिन बिंदुओं पर क्या हो जाता है, अनुनाद की स्थिति से शक्ति का मान यदि आधा हो जाता है तो उन बिंदुओं को हम अर्ध शक्ति बिंदु कहेंगे। उन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, अर्ध शक्ति बिंदु कहा जाता है। और अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत जो आवृत्तियां होती है उनको हम अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। ये समझ में आ जाना चाहिए। तो जिन बिंदुओं के संगत शक्ति का मान अनुनाद की स्थिति में शक्ति का आधा रह जाता है, अर्ध शक्ति बिंदु, और अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत जो आवर्तियां होती है उनको हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं, अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाती है। अब देखिए ये जो बिंदु P1 है, इस बिंदु P1 पर जो शक्ति है अनुनाद की स्थिति में उसकी आधी रह जाती है। तो अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति है वो P, तो P1 पर जो शक्ति है वो P/2 रह जाएगी। अब देखो P का मान कितना है, IM मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R बट्टे में 2, ये है हमारे पास में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, IM मैक्सिमम बट्टे में √2 का स्क्वायर इंटू R, इस तरीके से पुट कर सकते हैं। एक बार देखो इसको समझो,
इस 2 को हमने लिख दिया √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर लिख दिया। आईएम मैक्सिमम का स्क्वायर, तो आईएम मैक्सिमम, और ये स्क्वायर यहां पर पढ़ाइए, ये आर यहां पर पढ़ाइए। अब देखिए ये जो शक्ति है P1 का मान भी ऐसे ही होता है और P2 का मान भी ऐसे ही होता है, क्योंकि P1 और P2 तो दोनों पर शक्ति का मान P/2 के बराबर होगा। अब देखिए यहां पर जो धारा है, शक्ति क्षय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I² × R। तो यहां पर ये जो ब्रैकेट है ये I² × R की फॉर्म में ही आ रहा है, ये धारा को बता रहा है। तो धारा का जो मान है अर्ध शक्ति बिंदुओं पर वो Im मैक्सिमम बट्टे में √2 हो जाता है, Im मैक्सिमम बट्टे में √2 हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा का जो मान है Im मैक्सिमम बट्टे में √2 के बराबर होगा, Im मैक्सिमम बट्टे में √2 के बराबर होगा। क्लियर विद्यार्थियों, यहां तक आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि अर्ध शक्ति बिंदु क्या है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहां पर बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई क्या है कि अर्ध शक्ति आवर्तियों का जो अंतर होता है उसे हम बैंड चौड़ाई कहते हैं, अर्ध शक्ति आवर्तियों का अंतर। तो जो बैंड चौड़ाई है वो क्या होगी, चलिए मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर रहा हूं। ये आवर्ती हमने इधर ली है, उसका फॉर्मूला भी हम यहां पर याद करेंगे। देखिए यहां पर ये आवर्ती है अर्ध शक्ति आवर्ती, ये आवर्ती है अर्ध शक्ति आवर्ती, और यहां से लेकर यहां तक देखिए जो शक्ति है उसका मान शक्ति से पहले बढ़ता है, या जो धारा का मान है वो तेजी से बढ़ता है फिर घटता है, ऐसा होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं बैंड चौड़ाई। इसे क्या कहा जाता है, बैंड चौड़ाई कहा जाता है, बैंड विड्थ कहा जाता है, BW से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैंड चौड़ाई की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि अनुनादी वक्र में अर्ध शक्ति आवर्तियों का अंतर बैंड चौड़ाई कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। क्लियर। अब हम बैंड चौड़ाई का व्यंजक आप लोगों के सामने रख रहे हैं। बैंड चौड़ाई का व्यंजक क्या होगा, देखिए बैंड चौड़ाई का व्यंजक फाइंड आउट करने के लिए हम इसी जो अनुनादी वक्र है इसका प्रयोग करेंगे कि अर्ध शक्ति बिंदुओं पर जो Im है इसका मान Im मैक्सिमम बट्टे में √2 के बराबर हो जाता है। Im का मान किसके बराबर हो जाएगा, Im मैक्सिमम बट्टे में √2 के बराबर हो जाएगा। और ये जो Im मैक्सिमम है ये धारा का शिखर मान होता है, अनुनाद की स्थिति में मान होता है। क्लियर। और अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो R के बराबर होती है। इन्हीं फॉर्मूलों का हम प्रयोग करते हुए बैंड चौड़ाई का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट है बैंड चौड़ाई किसे कहते हैं, अर्ध शक्ति आवर्तियों का जो अंतर है इसको हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई बैंड विड्थ कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है, अर्ध शक्ति आवर्तियों का अंतर, अर्ध शक्ति आवर्तियों का अंतर बैंड चौड़ाई कहलाता है, बैंड चौड़ाई कहलाता है। अब यहां पर ध्यान देंगे जो बैंड चौड़ाई है वो किसके तुल्य होती है, बैंड चौड़ाई को हम BW से पुट करते हैं और ये अर्ध शक्ति आवर्तियों के अंदर, अर्ध शक्ति आवर्ती अधिकतम अर्ध शक्ति आवर्ती है ω2, न्यूनतम जो अर्ध शक्ति आवर्ती है वो है 2 अर्ध शक्ति आवर्ती है, तो ज्यादा वाले में से कम वाली घटा दी हमने। बैंड चौड़ाई हमारे पास में ω2 - ω1 आ चुकी है, यह आ गई है हमारे पास में बैंड चौड़ाई ω2 - ω1। अब विद्यार्थियों हम इस बैंड चौड़ाई का व्यंजक निकालेंगे, ω2 - ω1 की वैल्यू निकालेंगे।
वैल्यू निकालने के लिए हम अर्ध शक्ति बिंदु पर बोर्ड पर फोकस करेंगे। अर्ध शक्ति बिंदु पर, अर्ध शक्ति बिंदु के ऊपर जो धारा का शिखर मान होता है, धारा का शिखर मान Im है, इसका मान होता है Im मैक्सिमम बट्टे में √2 के बराबर है। हमने अभी एक वक्र यहां पर खींचा और जो बिंदु P1 तथा P2 है उसके संगत धारा की मैंने जो वैल्यू लिखी वो Im मैक्सिमम बट्टे में √2 के बराबर थी। मतलब जो धारा है वो अनुनाद की स्थिति में बहने वाली धारा का 1/√2 गुणा हो जाती है। अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा का मान अनुनाद की स्थिति में बहने वाली धारा के मान का 1/√2 गुणा हो जाती है। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है वो अनुनाद की स्थिति में शिखर मान का 1/√2 गुणा हो जाएगा। कहां पर होगा ये? अर्ध शक्ति बिंदुओं पर होगा। क्लियर? अब देखिए यहां से धारा का जो शिखर मान है इसको हम Vm बट्टे में Z से पुट कर देंगे। ये जो धारा होती है वो होगी प्रत्यावर्ती वोल्टता बट्टे में प्रतिबाधा, और ये जो वैल्यू है इसको भी आप लोग समझ लीजिए Im मैक्सिमम। Im मैक्सिमम होता है प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है उसका भी मैक्सिमम मान, उसका भी मैक्सिमम मान, और ये अनुनाद की स्थिति में होता है। कब होगा ये? अनुनाद की स्थिति में होता है। तो अनुनाद की स्थिति में Im मैक्सिमम होता है, तो अनुनाद की स्थिति के अंदर ही इस Im मैक्सिमम का जो मान होगा वो Vm अपॉन में R के बराबर होगा। Vm अपॉन में R के बराबर। देखो इनको समझना है आप लोगों को कि ये मैंने कैसे लिख दिया ऐसे ही। Im तो किसके बराबर होता है? Vm अपॉन में Z। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सीधा फॉर्मूला है। Im बराबर Vm अपॉन में Z होता है। क्लियर? अब यहां पर यदि Im मैक्सिमम आ गया, Im मैक्सिमम आ गया तो यहां पर जो प्रतिबाधा है वो R के बराबर आ जाएगी। प्रतिबाधा किसके बराबर आ जाएगी? R के बराबर। तो मैंने यही तो लिखा है, Im लिया तब तो Vm अपॉन Z, Im मैक्सिमम लिया तो Vm अपॉन में R। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए Vm से Vm कैंसिल हो गया, Z बराबर हमारे पास में आ गया R√2। Z की वैल्यू इधर मैं पुट कर देता हूं। Z बराबर हमने पढ़ा है R² प्लस अक्स C माइनस अक्स L का होल स्क्वायर का रूट, ये है R√2 के बराबर। दोनों ओर से इस इक्वेशन का हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों ओर से वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए R² प्लस अक्स C माइनस अक्स L का स्क्वायर बराबर 2R² मिल जाएगा। देखो एक R यहां पर है, स्क्वायर होगा, R² हो गया, ये √2 है, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ गया। एक R यहां पर कैंसिल हो जाएगा, एक R² से एक R² यहां पर कैंसिल हो गया। देन अक्स C माइनस अक्स L का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ गया है R²। बराबर क्या आ गया है? R² आ चुका है। अब हम दोनों तरफ से वर्गमूल लेने पर दोनों ओर से √ यदि हम कर दें, देखो इसका मान भी मैं पुट कर देता हूं 1 अपॉन में ओमेगा C। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन ओमेगा C। इसका मान कितना है? ओमेगा L। अक्स C और अक्स L दोनों की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है। जैसे इसका √ करेंगे तो प्लस माइनस R आ जाएगा। प्लस माइनस R हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये जो अक्स C है वो तो 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर और अक्स L है वो ओमेगा L के बराबर होता है। क्लियर? ये दोनों वैल्यूज होती है, अक्स C और अक्स L का मान होता है। ठीक है? अब देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में है अर्ध शक्ति बिंदु 2। अर्ध शक्ति बिंदु कितने हैं? 2। एक P1 है, दूसरा P2 है। तो P1 के ऊपर हम अर्ध शक्ति जो आवर्ती है वो ओमेगा 1 लेकर चलते हैं। वो कितने लेकर चलते हैं? हमें ओमेगा 1। तो एक बार हम अर्ध शक्ति बिंदु P1 पर आवर्ती ओमेगा 1 ले लेंगे और दूसरी बार हम अर्ध शक्ति बिंदु P2 पर आवर्ती को ओमेगा 2 लेकर चलेंगे। और उन स्थितियों में हमारे पास में 2 इक्वेशन आएगी और उन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हम बैंड चौड़ाई फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए
बिंदु P1 पर, बिंदु P1 पर ओमेगा का मान होता है ओमेगा 1 के बराबर। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है? ओमेगा 1 के बराबर होती है। जो आवृत्ति है वो ओमेगा 1 के इक्वल होगी। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा 1 C माइनस ओमेगा 1 L बराबर, इसमें से हम एक बार प्लस R ले लेते हैं। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 मैंने दे दिया है। क्लियर? और जब हम बात यहां पर करें बिंदु P2 पर, बिंदु P2 पर ओमेगा बराबर हम लेंगे ओमेगा 2 लेने पर, क्योंकि P2 के ऊपर ओमेगा का मान ओमेगा 2 के बराबर ही होगा। देन यहां से 1 अपॉन में ओमेगा 2C माइनस ओमेगा 2L बराबर हमारे पास में, अब की बार हम ले लेंगे माइनस वाला साइन, और ये आ गई हमारे पास में समीकरण 2। कौन सी इक्वेशन आ गई है? समीकरण 2 आ चुकी है। क्लियर? अब विद्यार्थियों, हम इन समीकरण 1 और 2 की सहायता से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं और एक बार हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देंगे। देन हमें क्या मिलने वाला है? देखिए, यहां से इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पहले हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 को रख दीजिए 1 अपॉन ओमेगा 1C माइनस ओमेगा 1L प्लस दूसरी इक्वेशन हमारे पास में है 1 अपॉन ओमेगा 1C माइनस ओमेगा 2L बराबर प्लस R माइनस R। यहां से बोर्ड पर फोकस रखेंगे, इस पद में से और इस पद में से 1 अपॉन C हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर हमारे पास में रह गया 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस इस पद में से और इस पद में से हम L कॉमन ले लेंगे। यहां पर हमारे पास में रह गया ओमेगा 1, यहां पर रह गया ओमेगा 2, क्योंकि माइनस में L हमने बाहर कॉमन ले लिया। क्लियर? ये 0 के इक्वल चल रहा है। किसके बराबर है? 0 के। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 लघुत्तम आ गया, ये आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। क्लियर? इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले गए तो L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ चुका है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इसको हम कैंसिल कर देंगे। देन हमारे पास में C ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर आ चुका है L। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 इसको हम दे देंगे। ये जो वैल्यू है 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर L, ये आगे हमारे यूज में आएगी, इसलिए हमने इसको पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। अब फिर से हम समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, 1 माइनस 2 से। 1 में से किसको घटा दिया हमने? 2 को घटा दिया है। देन हमें क्या प्राप्त होगा? 1 अपॉन ओमेगा 1C माइनस ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2C माइनस ओमेगा 2L इक्वल टू R माइनस माइनस R। तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा? अब यहां से इन दोनों पदों में से हम कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन C हमारे पास में कॉमन आ गया। एक बार इनको देखिए, 1 अपॉन C यहां से कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन C यहां से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया हमारे पास में? यहां से रह गया है 1 अपॉन ओमेगा 1, 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस में यहां पर रह गया 1 अपॉन ओमेगा 2। क्लियर?
अब देखिए इन दोनों पदों में से हम माइनस में एल कॉमन ले लेंगे। माइनस में एल कॉमन ले लिया तो यहां पर हमारे पास में रह गया ओमेगा 1 ओमेगा 1, या आप प्लस में एल कॉमन ले लीजिए। देखो प्लस में एल कॉमन ले लिया, इस प्लस एल कहां पर है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एल हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर रह गया हमारे पास में ओमेगा 2। अब देखिए यहां से हमने माइनस में सॉरी एल कॉमन ले लिया तो यहां पर रह गया माइनस में ओमेगा 1 बराबर, देखिए आर माइनस माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर प्लस आर 2r हो जाएंगे, 2r आ चुका है, प्राप्त हो चुका है। क्लियर? देखिए 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये ओमेगा 2 इनका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा, एलसीएम करके मैंने इसको सोल्व किया है, एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर है 2r। अब इक्वेशन नंबर 3 को याद कीजिए, ये हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 3, 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसके स्थान पर हम एल पुट कर देंगे, 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एल रख देंगे, तो एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2r चल रहा है। देखो ये वाला पद और ये वाला पद बिल्कुल सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2l ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर आ गया 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर आ गया r बट्टे में l, और यही है बैंड चौड़ाई। यही क्या है, बैंड चौड़ाई है, यही बैंड चौड़ाई है विद्यार्थियों। तो बैंड चौड़ाई किसकी इक्वल आई है, r बट्टे में l के बराबर आई है, r बट्टा l होगी। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो LCR परिपथ है उसमें लगा जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस का मान यदि आप बढ़ा दें तो बैंड चौड़ाई बढ़ जाएगी। देखो आप याद कीजिए, जो हमारे पास में वक्र था किस टाइप का था, IM इधर था, ओमेगा इधर था, इस टाइप से हमारे पास में ये अनुनादी आवर्ती, ये ओमेगा 1 और ये है ओमेगा 2, जिनके ऊपर शक्ति का मान आधा हो जाता है। तो जब आप R का मान बढ़ा देते हैं तो ये जो बैंड चौड़ाई और बढ़ जाएगी, मतलब अर्ध शक्ति बिंदु थोड़े से दूर दूर प्राप्त होंगे। क्लियर? तो प्रतिरोध बढ़ाने पर बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है, प्रतिरोध बढ़ाने पर बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है, और ये जो ग्राफ है उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है। देखो एक तो ग्राफ इस टाइप से प्राप्त हो रहा है, एक तो ये ग्राफ इस टाइप से प्राप्त हो रहा है, और जिसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका ग्राफ इस टाइप का प्राप्त होगा, ऐसा। तो इसमें क्या है कि इसकी जो तीक्ष्णता है वो थोड़ी सी कम हो गई, ये जो तीखा है, शिखर है, वो कम हो जाएगा। क्लियर? तो जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो तीक्ष्णता कम हो, मतलब बैंड चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रतिरोध बढ़ने पर बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता घट जाती है, अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता घट जाती है। और जो अनुनादी वक्र की जो तीक्ष्णता है उसको हम एक नए वर्ड से यहां पर परिभाषित कर रहे हैं, विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक का मतलब यह है कि अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को बताने वाला एक गुणांक होता है, जिसको हम विशेषता गुणांक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विशेषता गुणांक। अब हम विशेषता गुणांक ही देखने वाले हैं। विद्यार्थियों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं विशेषता गुणांक की। विशेषता गुणांक को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, Q से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर कैपिटल Q है क्या चीज, इसको आप लोग समझ लीजिए। विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि अनुनादी वक्र में जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है धारा का मान बढ़ता है, अधिकतम होता है, फिर धीरे धीरे घटता है। जो अनुनादी वक्र है वो इस टाइप का प्राप्त होता है। ये मैंने एक अनुनादी वक्र यहां पर आप लोगों के सामने रखा है।
अब देखिए मैंने यहाँ पर दो अनुनादी वक्र आप लोगों के सामने रखे हैं। एक तरफ हमने आवर्ती ली है, दूसरी तरफ हमने IM लिया है। ये जो आप वक्र देख रहे हैं इसकी तीक्ष्णता अधिक है। इसका जो वक्र है इसकी तीक्ष्णता अधिक है। जो शिखर है वो बिल्कुल तीखा है, इसका मतलब है उसकी तीक्ष्णता अधिक है। इसका जो शिखर है वो उसका मान है एकदम से चेंज परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका जो शिखर है वो तीखा कम है, ये ज्यादा तीखा है, ये कम है, न के बराबर, बहुत कम तीखा है ये। क्लियर? तो इस वक्र की जो तीक्ष्णता है वो अधिक है, इसका मतलब है कि इसका क्वालिटी फैक्टर अधिक है। क्लियर? इसकी तीक्ष्णता कम है, इसका क्वालिटी फैक्टर कम है। तो जो तीक्ष्णता है कि अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को बताने वाला जो गुणांक होता है उसको हम विशेषता गुणांक कहते हैं। तो मैं विशेषता गुणांक की डेफिनेशन लिख देता हूं कि अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को बताने वाला गुणांक विशेषता गुणांक कहलाता है। विशेषता गुणांक कहलाता है। विशेषता गुणांक कहलाता है। क्लियर? इसे हम क्या कहेंगे? विशेषता गुणांक कहेंगे, कैपिटल Q से लिखा जाएगा। तो देखिए हमने अभी बैंड चौड़ाई में एक फॉर्मूला पढ़ा है। बैंड चौड़ाई का जो मान है वो R/L के बराबर होता है। तो देखो यहां पर बैंड चौड़ाई इसके लिए होगी अधिक, इसके लिए बैंड चौड़ाई अधिक, इसके लिए बैंड चौड़ाई कम। तो बैंड चौड़ाई किसके लिए कम होगी? R जिसका कम, R कम, तो इसके लिए बैंड चौड़ाई भी क्या होगी? बैंड चौड़ाई भी कम। और जिसके लिए बैंड चौड़ाई कम होती है उसकी तीक्ष्णता अधिक होती है। बैंड चौड़ाई इसकी क्या होगी? कम, उसकी तीक्ष्णता भी अधिक होगी, उसका क्वालिटी फैक्टर भी अधिक होगा, उसके विशेषता गुणांक का मान भी अधिक होगा। फिर इस वक्र के लिए R अधिक है, इस वक्र के लिए क्या है? R अधिक, तो जो बैंड चौड़ाई है वो क्या होगी? वो भी अधिक होगी। और जब बैंड चौड़ाई अधिक होती है तो Q का मान क्या होता है? कम होता है। Q का मान क्या होगा? कम होगा। जो तीक्ष्णता है वक्र की वो कम होगी। तो इसका मीनिंग मैंने यहां पर समझा दिया है। अब हम इसका एक फॉर्मूला यहां पर फाइंड आउट करेंगे विशेषता गुणांक का, कि विशेषता गुणांक को हम किस तरीके से, देखो एक तो मैंने इसकी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बता दी कि अनुनादी वक्र के अंदर जो वक्र है उसकी तीक्ष्णता को बताने वाला जो गुणांक है उसको हम कहते हैं विशेषता गुणांक, Q से लिखा जाता है। क्लियर? अब हम इसको मैथमेटिकल रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो विशेषता गुणांक है वो अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात के बराबर होता है। विशेषता गुणांक किसके तुल्य होगा? इसको हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। ये अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात के बराबर होती है। बैंड चौड़ाई के अनुपात के बराबर। अब देखिए कि जो अनुनादी आवृत्ति है उसको हम ओमेगा R से पुट करते हैं और बैंड चौड़ाई को ω2 - ω1 से पुट करते हैं। विद्यार्थियों हम आपको याद दिला दें कि जो ओमेगा R है वो 1/√LC के बराबर होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, समझ लिया है। क्लियर? तो मैं यहां पर इन दोनों की ही वैल्यू पुट कर देता हूं। ओमेगा R का जो मान है वो है 1/√LC और ω2 - ω1 का मान है R/L। ये आ गया हमारे पास में। तो यहां से Q बराबर हम क्या लिख देंगे? देखो √L है यहाँ पर, ये यहाँ पर पूरा L है, 1/R, तो आधा L ऊपर आ जाएगा, L की घात आधी ऊपर आ जाएगी। ये √C में पढ़ाई है। ये हमारे पास में कैपिटल Q का फॉर्मूला आ चुका है, 1/R √L/C।
क्लियर? ये क्वालिटी फैक्टर का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। विद्यार्थियों यहां से आप देखेंगे क्वालिटी फैक्टर है वो किस तरीके से चेंज होता है कि क्वालिटी फैक्टर आपको यदि अधिक ज्यादा रखना है तो क्या करोगे, आर का मान कम रखकर क्यू का मान बढ़ाया जा सकता है, सी का मान ज्यादा रखकर क्यू का मान बढ़ाया जा सकता है, एल का मान कम रखेंगे, सॉरी एल का मान, एक बार फिर से सुन लीजिए, सॉरी मैंने क्या थोड़ा गलत बोल दिया लगता है, फिर से ध्यान दीजिए। क्वालिटी फैक्टर आर का मान क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है आर और सी को कम करके और एल के मान को बढ़ाकर। क्यों एल बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, आर और सी कम होगा तो भी क्यू बढ़ेगा। तो आर और सी को कम करके और एल का मान बढ़ाकर विशेषता गुणांक को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए कि जो विशेषता गुणांक है इसका यूज कहां होता है, अनुनादी प्रयुक्तों का प्रयोग कहां पर होता है। देखिए जो रेडियो में समस्वरित प्रयुक्तों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम ये जानते हैं कि रेडियो में अलग अलग स्टेशनों के आकाशवाणी की जो चैनल है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। देखो तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर ही काम करेंगे। जब रेडियो तरंगों की आवृत्ति और उस परिपथ की आवृत्ति सेम हो जाती है तो हमें उस आकाशवाणी से आने वाली जो आवाज है वो सुनाई पड़ती है। तो रेडियो में समस्वरित परिपथों के अंदर अनुनादी परिपथों का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कि एलसीआर जो परिपथ है उसमें अर्ध शक्ति बिंदु क्या होते हैं, बैंड चौड़ाई क्या होती है, साथ में हमने देखा विशेषता गुणांक क्या होता है, विशेषता गुणांक का व्यंजक देखा, बैंड चौड़ाई का व्यंजक देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपको अब हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर दे देते ताकि आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकें। नंबर देखिए 9460239358। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप कर दीजिए, आंसर देर से मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।